दोस्तों कल जब मैं पॉलिटी की क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर एलिमिनेशन टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी अपना पैटर्न बदल रही है। ऑप्शंस आजकल एक नए पैटर्न पर आने लग गए हैं, ओनली वन ओनली टू आर करेक्ट। तो पहले कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आते थे, बट अब ऑप्शंस नए तरीके से पूछे जाने लगे। तो ऐसे बदलते कॉन्टेक्स्ट में हम कौन कौन सी एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, उसको लेकर एक वीडियो बना दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कुल मिलाकर 11 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आपकी हेल्प करेंगी संडे को यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में। बट शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है और आप सोच रहे हैं बस ये वीडियो हम देख लेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक्स हम सीख लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। ये तभी काम आएगी जब आपके पास नॉलेज होगी। कट ऑफ अगर मैं मान लेता हूं कि 90 मार्क्स या 100 मार्क्स तक भी जाती है, तो एटलीस्ट 80 टू 90 मार्क्स तो आपको अपनी नॉलेज के बेसिस पर ही स्कोर करने पड़ेंगे। उसके ऊपर 15-20 मार्क्स स्कोर करने में ये टेक्निक्स आपकी जरूर हेल्प कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए कि नॉलेज के बिना वो एग्जाम क्रैक होगा, वो तो नहीं होने वाला। बट यस, अगर आप पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं, 5 नंबर 10 नंबर से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होने से रुक गया था, रह गया था, तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी इस बार उस एग्जाम को क्रैक करने में और कट ऑफ जो है उसको मीट करने में। चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं सबसे ऑब्वियस और सबसे ज्यादा आज की डेट में जो रिकॉग्नाइज्ड एलिमिनेशन टेक्निक है, दैट इज एक्सट्रीम वर्ड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में एक्सट्रीम वर्ड्स 99.9% गलत होते हैं। मैं 0.1% का एक मार्जिन छोड़ रहा हूं क्योंकि कई बार वो करेक्ट हो जाता है, बट 99.9% केसेस में एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होती हैं। और इसी वजह से आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स को गलत मान के छोड़ सकते हैं। अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, मतलब कौन कौन से वर्ड्स वो आइडेंटिफायर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे पता लगाने में कि भाई ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो जैसे नन कहा गया है, कोई नहीं, या फिर एनी, या फिर ओनली, या नेवर कभी नहीं, या इंटायर, या फिर ऑल। जैसे अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जहां पर कहा गया था कि इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, तो भारत की पूरी तटरेखा की बात की जा रही थी, पूरी कोस्ट लाइन की बात की जा रही थी। अब इंडिया की कोस्ट लाइन तो इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट जो थी उसका एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। तो जब भी ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स स्टेटमेंट्स में होंगे जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट, मस्ट, या फिर मैंडेटरी, ड्रास्टिकली, इनॉर्मसली, या डू नॉट, ये सब एक्सट्रीम वर्ड्स है। और ये एक्सट्रीम वर्ड जिन स्टेटमेंट्स में होंगे वो स्टेटमेंट गलत होंगे, और जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप देखिएगा, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आप करेक्ट कर पाएंगे ये टेक्निक्स लगा के, उसमें यही वाले क्वेश्चन होंगे, एक्सट्रीम वर्ड्स वाले। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जहां पर एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करती है आज की तारीख में, वो यही है, एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट। तो यहां अगर आप देखोगे, थर्ड स्टेटमेंट है AIIB डज नॉट। डज नॉट अगर आप देखोगे, डू नॉट, डज नॉट, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है। डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया, तो देखो यहां पर एनी भी आ गया और डज नॉट भी आ गया, दो चीजें आ गई। ये स्टेटमेंट गलत। जब ये स्टेटमेंट गलत हुई तो यहां पर अगर आप देखोगे, भाई 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको थर्ड स्टेटमेंट मिल रही थी, आप तीनों को काट सकते हो। आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ये ओल्ड पैटर्न है। आप में से कुछ लोग ये भी पॉइंट रेस कर सकते हैं, सर ये ओल्ड पैटर्न है, आज की तारीख में तो नए टाइप के ऑप्शंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं इसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा उसमें वो नए पैटर्न वाले ही क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, 2024 में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिनमें बिल्कुल यही सिमिलर ऑप्शंस थे। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। हाँ, यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज जरूर कम कर दिया है। यहां पर अगर आप आएंगे, अब यहां पर तो इस टाइप के ऑप्शन नहीं है, ये तो ABCD टाइप का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। ठीक है, अब ये संगम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिखाई देंगी। देखिए, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मेटीरियल कल्चर, मतलब मेटीरियल कल्चर से रिलेटेड उन पोएम्स में कुछ मिलता ही नहीं है।
एक्सट्रीम बात हो गई। अब यहां देखना, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंसेस टू वॉरियर एथिक। अगेन आप एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को एक्सट्रीम मानकर छोड़ देता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शंस रह गए। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके लिए करेक्ट आंसर को अप्रोच करना इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि चार में से अब दो ही ऑप्शन तो रह गए आपके पास। अब 50-50 मामला है, लेकिन अब आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। देखिएगा कैसे। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट। और चौथी देखो, संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल। अब जब आप ये बात कर देते हैं कि भाई संगम पोएम्स में तो ये माना गया था कि मैजिकल फोर्सेस मतलब मैजिक जो होता है वो इरेशनल है, वो तार्किक नहीं है, तो मतलब आप फिर से एक नेगेटिव टोन पर जा रहे हैं। आप किसी बात को सिरे से नकार रहे हैं। यह भी एक्सट्रीम ही होता है। जब आप ये कह रहे हैं संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अगेन एक एक्सट्रीम बात कर देते हैं। और एक्सट्रीम बातें करेक्ट नहीं होती। यही यूपीएससी का ट्रेंड हमें बता रहा है पिछले 15-20 सालों से। इसका करेक्ट आंसर एक्चुअल में बी ही था। अब देखो, यहां तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कैसे आप एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट्स को सिंगल आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हैं। हर वो ऑप्शन जो हमने क्रॉस आउट किया है उसके पीछे कुछ ना कुछ रैशनैलिटी, कुछ ना कुछ लॉजिक है। जब आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तो आपको रेशनल वो लॉजिक पता लग जाता है। यहां पर सिर्फ मैं बात कर रहा हूं कि जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने अगर ये स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ी हैं और फिर भी आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा होगा भाई, एटलीस्ट 80 to 85 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आएंगे, उससे कम में तो आज की डेट में सिलेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये 75, 80, 85 तक का ये जो नंबर है, ये आप कब अचीव कर पाएंगे, जब आप ऐसी टेक्निक्स में बैठ के अप्लाई कर पाए। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं, जितनी भी स्टेटमेंट हमने गलत मानी है, सबके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई रैशनैलिटी है जो सब्जेक्ट में दी गई है। बट अगर आपको नहीं पता तो आप इस तरीके से एलिमिनेशन टेक्निक लगा सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। ठीक है, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली। ओनली तो एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल होता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। जिस स्टेटमेंट में ओनली आ गया 95% केसेस में वो गलत ही है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत थी। और देखिए, ये तो नए टाइप के ऑप्शंस हैं। अगर मुझे पता लग गया सेकंड वाली स्टेटमेंट गलत है तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो सी हो जाएगा मेरा आंसर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगेन एक्सट्रीम बात कर रहे हैं आप कि भारत यूएसए से कोई सेब आयात करता ही नहीं है। इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एनी एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। डज नॉट आ गया ना, मैंने पहले भी दिखाया था, ये गलत हो जाएगी। जब मुझे पता लग गया स्टेटमेंट गलत है तो पहली वाली गलत, दूसरी वाली ऑटोमेटिकली सही, ये लो। तो एलिमिनेशन टेक्निक लग गई यहां पर। बट इसको यूज तब करना है आपको जब आपको आंसर्स नहीं आते। इसको यूज तब करना है जब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे 80-85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे बट मैं वो नहीं कर पाया। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू कि आप उस कट ऑफ को मीट कर पाए। एलिमिनेशन टेक्निक और बाकी सारी मेथड्स लगाने से पहले जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, नॉलेज के बेसिस पर आप उन्हें सॉल्व कर पा रहे हैं, पहले उनको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये सारी की सारी ट्रिक्स टेक्निक्स इनको अप्लाई कीजिएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। एक्सट्रीम बात है, आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनको छोड़कर बाकी नेचर में नैनो पार्टिकल हमें मिलते ही नहीं है। दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट। एक्सट्रीम बात कर दिया आपने। अगर मैं इसको काट देता हूं तो भाई ये भी चला गया ऑप्शन मेरा, ये वाला भी चला गया, क्या बच गया, बी और डी बच गया। तो यहां मुझे पता लग गया कि थर्ड वाला तो करेक्ट ही होना चाहिए। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि थर्ड वाली तो करेक्ट ही होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शन इस टाइप के। सेकंड देखो, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। अभी ना एक और एलिमिनेशन टेक्निक में आपको दिखाऊंगा जहां पर सम वाली जो स्टेटमेंट होती है, सम वाली, उसको हम करेक्ट मानते हैं क्योंकि सम वाली स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो पॉसिबिलिटी को शो करती है और पॉसिबिलिटी
यूपीएससी में करेक्ट होती है। तो ये करेक्ट मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर मैंने दो चीजें एक साथ अप्लाई करी। डू नॉट वाली स्टेटमेंट गलत होती है। सेकंड पर आया मैं, सेकंड में दिया गया सम मतलब पॉसिबिलिटी, कुछ जब आप कह देते हैं तो मतलब आप पॉसिबिलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, वो सही हो जाता है। यहां पर आइएगा, इन द फर्स्ट लोकसभा, पहली लोकसभा, आप देखो मैंने स्टार्टिंग में ही अगर आप देखोगे यहां पर मेंशन किया था फर्स्ट, ये भी हम एक्सट्रीम वर्ड्स में ही काउंट करते हैं। अब यहां पर आ जाएंगे आप, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन वाज स्वतंत्र पार्टी, ये गलत थी स्टेटमेंट। इसके बाद अगर मुझे पता लग गया तो भाई ए चला गया है मेरा, डी चला गया है, ठीक है। अब बच गया बी और सी, तो सेकंड वाली तो करेक्ट ही हो गई। थर्ड, इन द लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब ये स्टेटमेंट जो है ये मेरी फैक्चुअल पॉलिटी की नॉलेज पर बेस्ड है। मुझे पता होना चाहिए कि भाई अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपको क्लेम करनी है पोस्ट, तो फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी के पास एटलीस्ट 1/10 सीट होनी चाहिए लोकसभा में। ये फैक्चुअल पॉलिटी से आया मुझे, तो ये मैंने गलत कर दिया। ये एलिमिनेशन टेक्निक लगाई मैंने, ये गलत हो गया, तो क्या बच गया? ओनली बी बच गया, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर आपकी फैक्चुअल नॉलेज और ये टेक्निक्स जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये दोनों मिलकर काम करेंगी और आप क्वेश्चन को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, आप उसका करेक्ट आंसर करेंगे और 20 to 25 मार्क्स आप एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए दूसरा जो अभी मैं आपको समझा रहा था, सम और कैन। जिस स्टेटमेंट में सम या कैन वर्ड होता है, ये पॉसिबिलिटी शो करते हैं और पॉसिबिलिटी जहां शो हो रही है वो स्टेटमेंट 99% केसेस में करेक्ट ही होगी। अब आप देखिएगा यहां पर, एक तो अभी सम वाली स्टेटमेंट मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। अब इतने सारे मशरूम है, आप ये कह रहे हैं कि कुछ मशरूम ऐसे जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज और सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी। अब भाई मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा इतना डिटेल में पढ़ के जा रहा होगा कि उसे पता होगा इतने टाइप के मशरूम है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है। बट हमें ये पता है सम एंड कैन वाली स्टेटमेंट्स जो हो जाती हैं ये करेक्ट हो जाती है बिकॉज दे शो पॉसिबिलिटी। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डी के साथ। और ऐसे क्वेश्चन वो हैं जिनको मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करूंगा, डेफिनेटली। ये फ्री के मार्क्स है मेरे लिए, क्योंकि यूपीएससी के एक्सपीरियंस से आप ये रियलाइज करते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखें, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, इससे हम ये रियलाइज करते हैं कि यूपीएससी में पॉसिबिलिटी वाली स्टेटमेंट वो करेक्ट होती है 99% केसेस में, और इन चारों स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी दिख रही है। ये सम और कैन वाली स्टेटमेंट है। एक और देखिएगा, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट विद टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Some microorganisms can grow in environment with temperature below freezing point of water. Some microorganisms can grow in highly acidic environment with pH below 3. Some आ रहा है, possibility yes, C के साथ चला जाऊंगा मैं, तीनों की तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, ठीक है। एक्सट्रीम वर्डेड स्टेटमेंट के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी टेक्निक हमारे काम आती है यूपीएससी के एग्जाम हॉल में बैठकर, वो होती है सम कैन विच इज शोइंग पॉसिबिलिटी। वहीं अगर आप कह देते नन ऑफ द मशरूम, तो मैं सारी स्टेटमेंट गलत मान लेता। अगर यहां पर होता नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो, अगर इस तरीके से होती स्टेटमेंट, मैं उसे गलत मानता। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज हर जगह होती हैं, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, और जब आप सम की बात करते हैं तो आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। बट जब आप एक्सट्रीम बात कर देते हैं, नो, नन, तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट कर रहे हैं, आप एक्सट्रीम बात कर रहे हो और एक्सट्रीम बात गलत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं, वो है ब्रेक डाउन ऑफ वर्ड्स। जो शब्द होते हैं उन शब्दों को तोड़ दो। जब आप शब्दों को तोड़ोगे तो आपको उस वर्ड का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, और जब वो वर्ड का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा तो फिर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे और आप करेक्ट आंसर की तरफ जा पाएंगे, आप करेक्ट आंसर को अप्रोच कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा, ये टेक्निक सबसे ज्यादा काम आएगी इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में काम आती है। या देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ।
ये बात कर रहे हैं कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन। अब आप देखिए, कोलैटरल मतलब जब आप उधार लेते हैं तो आप कुछ गिरवी रखवाते हैं, उसको कहा जाता है कोलैटरल। कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, जो उधार देता है वो लेंडर है, ठीक है। जब वो उधार दे रहा है तो वो कुछ कोलैटरल रखवाएगा। ये उस डायरेक्शन में मुझे लेकर जा रहा है। अब जब मैंने इसे ब्रेक डाउन किया तो मुझे वो अंडरस्टैंडिंग हुई, मुझे समझ आई कि हाँ भाई ये बात कर रहा है कोलैटरल। कोलैटरल मतलब गिरवी रखवाया जाता है, जब मैं कुछ उधार लूंगा मुझे गिरवी रखवाना पड़ेगा। और लेंडिंग ऑब्लिगेशन की, अब ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मनी मार्केट, ये बात हो रही है मनी मार्केट की, क्योंकि वहीं पर उधार लिया जाता है और कोलैटरल जो है वो रखवाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या था इसका? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कैसे पता लगा मुझे? जब मैंने इसे ब्रेक डाउन करना शुरू किया। सिमिलरली यहां पर आप आएंगे ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, अब ये टर्म्स जो होते हैं ना, चाहे ग्रीन वॉशिंग है, चाहे कोलैटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन है, एक्चुअल में तो ये करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो अगर एक एस्पिरेंट ने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े हैं, पिछले 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स आपने थरली कवर किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। यहां पर ये टेक्निक लगाने की आपको कोई नीड भी नहीं होगी। ये सिर्फ तब है जब आपने नहीं पढ़ा है, या फिर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़े थे बट कुछ ऐसे हैं जो आपसे मिस आउट हो गए, तो वहां पर ये आपके काम आ जाएगी, ठीक है। अब ग्रीन वॉशिंग की ये बात कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग जो वर्ड होता है वो कब यूज किया जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है काला धन। एक तरीके से आप टैक्स पे नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहे हैं। इसीलिए लॉन्ड्रीज जो होती है वहां पर कपड़ों को धोया जाता है और उनसे गंदगी जो है वो साफ की जाती है, तो पैसों की गंदगी आप साफ कर रहे हैं और इसीलिए टर्म आया था। सिमिलरली ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है कि जब एक कंपनी ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसकी पॉलिसीज, उसके प्रोडक्ट या जो भी वो एक्शन ले रही है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बट ऐसा है नहीं, तब ये टर्म यूज किया जाता है ग्रीन वॉशिंग। न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन बना था। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड, इसी वजह से आता। तो कई बार हम बोलते हैं ना व्हाइट वॉश कर दिया, व्हाइट वॉशिंग, तो मतलब कोई गंदी चीज है उसके ऊपर व्हाइट वॉश कर दिया आपने, आपने दाग छुपा लिया, आपने गलती को छुपा लिया, इसीलिए तो ये टर्म यूज किया जाता है ना व्हाइट वॉशिंग, की गलती आपने छुपा ली। बिल्कुल उसी तरीके से ग्रीन वॉशिंग है। तो अगर आपको वो नॉलेज है, आपको पता है कि कौन सा टर्म कब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों यूज किया जाता है, तो आप वो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट में काफी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर ओरिएंटेड होते हैं, करंट अफेयर से लिंक होकर आते हैं, और अगर आपको उनका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा तो इकोनॉमिक्स में, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में आप क्या कर सकते हैं? आप उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जब आप उसे ब्रेक डाउन करेंगे, आप उसे तोड़ेंगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, एंड देन आप करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, इसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है। इसको आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत काम आने वाली है आपके, स्पेशली इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है आवर वेरी ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यूपीएससी में बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी आती हैं जहां पर ये लिखा होता है कि दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिफाइंड, या फिर ये आता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग। अब देखिए अकॉर्डिंग वाला जो है ये तो थोड़ा डाइसी मामला है। अकॉर्डिंग में कुछ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, कुछ इनकरेक्ट हो जाती है। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ा था तो आप आइडेंटिफाई कर लेते। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के 3 सेशन होने चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें 4 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों बातें नहीं दी गई हैं, तो वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत थी। सो अगर वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको एक बार उस स्टेटमेंट को दोबारा वेरीफाई करना चाहिए, दोबारा चेक करना चाहिए, आपको दोबारा देखना चाहिए कि यार ये स्टेटमेंट जो बात कह रही है क्या वो सही है या गलत है। 50-50 मामला है, लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को दोबारा वेरीफाई करोगे आपको पता लग जाएगा। ये स्टेटमेंट कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, अगर बच्चे ने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। बट ये आपके लिए एक आइडेंटिफायर है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो बोल रहे हैं तो मुझे से क्रॉस चेक करना चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरी, डिफाइंड। दिस इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसकी परिभाषा दी गई है। ये स्टेटमेंट 95% केसेस में गलत, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टर्म्स यूज किए गए बट उनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई। जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं। जैसे क्वेश्चन आया था, देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट देखो, आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन।
अब आर्टिकल 335 में डेफिनेशंस दी गई हैं, बट एफिशिएंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफाइन नहीं किया गया। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हैं, एक बार उठाकर पढ़ लीजिए आर्टिकल को, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से टर्म डिफाइन किए गए हैं। ज्यादातर टर्म्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिफाइन नहीं किए गए, चाहे आप अनटचेबिलिटी की बात कर लीजिए, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात कर लीजिए आप, या फिर बात कर लीजिए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बेसिस पर प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट होता है। ये टर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है बट डिफाइंड नहीं है, उनकी परिभाषा नहीं है, और क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है, उनकी परिभाषा नहीं है, इसी वजह से स्टेटमेंट्स गलत हो जाती है। सो 95% चांसेस ये हैं कि ये जो स्टेटमेंट है डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो गलत हो। ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये आपको एक डायरेक्शन दे रही है कि भाई ये जो स्टेटमेंट है इसे क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, हो सकता है स्टेटमेंट गलत। ठीक है, दो एग्जांपल मैंने दिए जो रिसेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और वहां पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो स्टेटमेंट्स गलत थे। बी वेरी माइंडफुल जब आप पॉलिटी का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगी। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट किस चीज को कहा जा रहा है देखिएगा। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट, यहां तक ये सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, सिंपल। बट यहां आके बट, अब ये बन गई कॉम्प्लेक्स। बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। ना देखिए, इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। गवर्नमेंट की अपनी रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनके अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन मिलता है या रिकॉग्निशन नहीं दिया जाता, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपनी जगह हैं। बट कितने बच्चे ये रूल्स रेगुलेशंस पढ़ते हैं, कितनों को इसके बारे में पता होता है? हाँ, करंट अफेयर्स में रहा इस वजह से क्वेश्चन जरूर बना, बट करंट अफेयर्स में भी कितना थॉरली आप इस चीज को पढ़ते हो आप अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक डायरेक्टिव है, और वो क्या है? इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट इट हैज टू बी इनकरेक्ट, वो गलत होने वाली है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, जैसे यहां पर। एंड एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत ही थी, ये स्टेटमेंट गलत ही थी। यहां पर आइएगा, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट distributed to their investors is exempted from tax. Again, but the dividend is taxable. अब जब आप कह रहे थे but the dividend is taxable, आपने उसे कॉम्प्लेक्स स्टेट पे कन्वर्ट कर दिया, that is incorrect. तो ये एक और मेथड है आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब आप सोचिए, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ी कि भाई बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। आपको पता है स्टेटमेंट करेक्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में फिर भी हमें पता होता है, काफी न्यूज में उसको कवर किया जाता है, तो आपको उसके बारे में पता। अब आपने ये स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई कर ली, बट आप फंस गए क्योंकि आपको पहली वाली स्टेटमेंट का कोई आइडिया नहीं है। यहां पर काम आएगी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट वाली टेक्निक। इफ इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट तो आप उसको गलत कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 95% केसेस में वो गलत हो जाती है, जैसे यहां पर। तो आपका ये जो आप फंस गए हैं, ये डाइसी सिचुएशन आ गई है 50-50 की, भाई क्या सही होगा क्या गलत होगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो आइडेंटिफाई कर ली लेकिन पहले के बारे में नहीं पता। यहां पर वो डिलेमा जो है आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा। यहां पर भी क्या हुआ, आपको पता लग गया पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, पहली गलत तो ऑटोमेटिकली दूसरी सही हो जाएगी, एलिमिनेशन टेक्निक लग गई। ऐसा नहीं कि एलिमिनेशन टेक्निक पूरी तरीके से खत्म हो गई है यूपीएससी में, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको सिर्फ अप्लाई करने का जो तरीका, जो मेथडोलॉजी है वो जरूर चेंज हो गई है, जैसा आप यहां पर देख रहे हो मेथडोलॉजी चेंज हो गई है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हमारी हेल्प करेंगी वहां पर ये आइडेंटिफाई करने में कि कोई स्टेटमेंट करेक्ट है या वो इनकरेक्ट है। सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ जाती है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले क्वेश्चन आया था जहां पर यह कहा गया था पहली स्टेटमेंट में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिसेबल, कि वो न्याय संगत है, वो न्यायोचित है। दूसरी स्टेटमेंट में कह दिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसेबल। अब जब आप एक स्टेटमेंट में कह रहे हो कि वो जस्टिसेबल है, दूसरी में कह रहे हो वो नॉन जस्टिसेबल है, तो ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई, ये एक साथ जा ही नहीं सकती।
और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो दोनों में से एक ही करेक्ट है। यहां पर आपको एक लेवरेज मिल जाता है कि भाई एक स्टेटमेंट दोनों में से इनकरेक्ट होने वाली है, तो वहां पर आपके लिए आंसर को फाइंड आउट करना वो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। ठीक है, जैसे दो स्टेटमेंट ये थी, फिर एक तीसरी स्टेटमेंट दी गई थी। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा था कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है, विच वाज करेक्ट। तो हमें पता है कि भाई डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, तो पहली वाली गलत हो गई थी, दूसरी तीसरी सही हो गई थी, हमें आंसर मिल गया था। तो अगर दो स्टेटमेंट हैं और वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, भाई तीन स्टेटमेंट वाला आपके पास कोई क्वेश्चन, तीन में से दो स्टेटमेंट ऐसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कितना इजी हो गया कि एक स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दो बच गए अब। तो हमारे लिए आंसर फाइंड आउट करना इजी हो गया। उसके बाद भी और टेक्निक्स लग जाती है, कई बार दो दो टेक्निक एक साथ लग जाती है कि भाई दो स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्टरी थी, मैंने हटा दिया, अब ये जो स्टेटमेंट बची थर्ड वाली, उसमें हो सकता है उन्होंने कोई एक्सट्रीम बात कही हो सकता है इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो एक कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगी, तो हमारे लिए आंसर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। सो योर नॉलेज एंड दीज टेक्निक्स दे आर गोइंग टू वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड। ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, चाहे आप बात कर लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, चाहे आप बात कर लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, यू कैन टॉक अबाउट एनी टेक्नोलॉजी। हमने नैनो पार्टिकल्स की बात की तो नैनो टेक्नोलॉजी आ गई है। ये जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन दुनिया भर की फील्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगी, दुनिया भर की फील्ड्स में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई अगर टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे कोई क्वेश्चन आया, आंख बंद करके आप ऑल के साथ जा सकते हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एजुकेशन में भी इस्तेमाल होगा, इसके साथ साथ हेल्थ केयर में भी होगा, इसके साथ साथ फूड मैन्युफैक्चरिंग में भी होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी होगा, डिफेंस सेक्टर में भी होगा। जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जैसे मैंने अभी मेंशन किया, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इनका एप्लीकेशन दुनिया भर की फील्ड्स में आप देखने को मिल जाता है आपको। तो अगर वो टेक्नोलॉजी के, और मैं आपको बता रहा हूं टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पर हर साल 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, कई कई साल तो ऐसे हुए 6 से 7 क्वेश्चन दे दिए यूपीएससी ने टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पे। अब अगर वो पेपर सेट कर रही है, वो कितना अवॉइड कर लेगी बताइए, मैंने कितनी सारी टेक्निक आपको बता दी, वो कितनी टेक्निक्स अवॉइड करेगी आप बताओ मुझे। कहीं ना कहीं तो वो फंसेगी। अभी तक यूपीएससी आपको ट्रैप कर रही थी, अब आप यूपीएससी को ट्रैप कर सकते हैं कहीं ना किसी टेक्निक के थ्रू। तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना भाई, या तो आपके पास उसकी नॉलेज है, फैक्चुअल नॉलेज आपने पढ़ा है, अगर वो नहीं है तो एक्सट्रीम वर्ड हो सकते हैं, वो नहीं है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट हो सकती है, वो नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो मैंने आपको रेफरेंस दिया वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तो वो स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, समझ गए। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑल हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स। अब आप एक बात बताइए, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जरूर है, लेकिन यूपीएससी भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंडर ही फंक्शन कर रही है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है उसके साथ अटैच होकर ही काम करते हैं यूपीएससी। अब यूपीएससी अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी अगर किसी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है और वहां पर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है, वो नहीं हो सकता। अगर आप यूपीएससी के पेपर्स को सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं मेंस को भी एनालाइज करेंगे तो आप एक चीज रियलाइज करेंगे कि यूपीएससी अप्रिशिएट करती है गवर्नमेंट की स्कीम्स को। इन अ वे इम्प्लिसिटली गवर्नमेंट जो कर रही है उसको जस्टिफाई किया जाता है, उसको करेक्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लीजिए, आप किसी वेटरन कैंडिडेट से बात कीजिए, वो आपको क्लियरली इस बारे में बता देगा। अगर यूपीएससी किसी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में पूछ रही है और वहां पर गवर्नमेंट को लेकर एक नेगेटिव टोन है, एक क्रिटिसिज्म है, वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी, वो स्टेटमेंट करेक्ट हो ही नहीं सकती। सो यूपीएससी will appreciate the government, UPSC will appreciate the government's efforts। तो जब भी किसी गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है और वहां पर एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है भाई फैक्चुअली पूछ लिया उन्होंने, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड 3-4 पॉइंट आ गए तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन बन गया। बट अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव टोन में जा रही है, वो क्रिटिकल है गवर्नमेंट को लेकर, क्रिटिसाइज कर रही है किसी चीज को लेकर, वो करेक्ट नहीं होने वाली। गवर्नमेंट स्कीम्स को लेकर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर वो शो कर रही है, पॉजिटिव लाइट में शो कर रही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर। देन यू हैव सिमिलर स्टेटमेंट्स। अब ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है यूपीएससी को लेकर, जब मैंने एग्जाम दिया, मैंने भी 4 बार प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया, 3 बार मेरा लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ। अगर आप
यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन आया था पॉलिटी में और वो प्रीएम्बल से रिलेटेड था। प्रीएम्बल क्वेश्चन ये था दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉन जस्टिसेबल। तो वहां पर क्या था, स्टेटमेंट्स थी। पहली स्टेटमेंट यही थी, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉन जस्टिसेबल। फिर दूसरी थी, फिर तीसरी थी, फिर चौथी स्टेटमेंट जो थी वो ये थी, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज नॉट जस्टिसेबल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। अब यहां पर क्या, दो सिमिलर स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट कह रही है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉन जस्टिसेबल। दूसरी चौथी वाली स्टेटमेंट वो ये कह रही है प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट जस्टिसेबल इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, कि अगर आप दूसरे हिस्सों से, दूसरे पार्ट से उसे अलग करके देखते हो तो फिर वो नॉन जस्टिसेबल, बट अगर आप उन्हें अटैच कर देते हो तो फिर वो जस्टिसेबल लगने लग जाता है, विच वॉज ट्रू, विच वॉज करेक्ट। और डी ही उसका करेक्ट आंसर था। अब यहां पर क्या था, दो सिमिलर स्टेटमेंट है, दोनों में एक ही तरीके की बात की जा रही है कि भाई पार्ट तो है बट नॉन जस्टिसेबल है, बट डी वाले में जो एक्सप्लेनेशन था वो ज्यादा डिटेल्ड था। अगर आपके पास डिलेमा है, डिलेमा वाली सिचुएशन में आप पहुंच गए हैं कि भाई दो स्टेटमेंट है, दोनों सिमिलर है, अब मैं किसके साथ जाऊंगा, ऑलवेज ऑलवेज गो विद द स्टेटमेंट जहां पर ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। जितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उतने उसके चांसेस हैं कि वो करेक्ट हो जाएगा। 99.9% केसेस में यूपीएससी ज्यादा डिटेल्ड ऑप्शन को ही करेक्ट रखती है। एंड इट इज ऑल्सो नेचुरल एंड ऑब्वियस, जो स्टेटमेंट ज्यादा डिटेल्ड है उसमें ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया, और जितना ज्यादा डेप्थ में जाके आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उतना ज्यादा उस ऑप्शन के चांसेस करेक्ट होने के। समझ गए? तो अगर सिमिलर स्टेटमेंट है तो क्या होगा, ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है वही करेक्ट होगा। देन यू हैव नेगेटिव टोन ऑफ क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नेगेटिव टोन में और नीचे जो ऑप्शन दिए गए ना वो पॉजिटिव है, सो देयर इज अ मिसमैच। अगर नेगेटिव टोन में क्वेश्चन है और वो पॉजिटिव ऑप्शंस दे रहा है आपको नीचे, तो जो नेगेटिव वाला है वही करेक्ट होगा, पॉजिटिव वाले को काउंट आउट कर दो। एंड वाइस वर्सा, अगर ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया वो पॉजिटिव टोन में, लेकिन नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं वो नेगेटिव टोन में, तो फिर क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव वाले जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, जो पॉजिटिव वाला रहेगा वही मेरा करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत हेल्प करती है आपको ये टेक्निक जो है कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो एक साथ नहीं जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पॉजिटिव टोन में है तो फिर नीचे अगर नेगेटिव टोन में ऑप्शंस दिए हैं कुछ, तो उनको एलिमिनेट कर दो, पॉजिटिव वाला करेक्ट हो जाएगा। ऊपर अगर नेगेटिव है तो नीचे वाले पॉजिटिव को एलिमिनेट कर दो, जो नेगेटिव बचेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड देन फाइनली फैक्चुअल स्टेटमेंट। फैक्चुअल स्टेटमेंट क्या होता है, 99% केसेस में जो ट्रिवियल फैक्ट्स हैं, ट्रिवियल फैक्ट्स मतलब ये है जिनको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स हैं कि कहीं न्यूज आर्टिकल में दिया गया होगा, कुछ दिया गया होगा। ये ट्रिवियल फैक्ट्स जो होते हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, ये मोस्टली करेक्ट है, मोस्टली करेक्ट है। भाई आप देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेटअप कर रहा है, अब एग्जामिनर क्या है, उसके पास इतना लेवरेज, इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के जो ट्रिवियल फैक्ट्स है ना इनको वेरीफाई भी करे, इनको चेंज भी कर दे। ये यूपीएससी का मेथड है ही नहीं क्वेश्चन पेपर सेट करने का। तो अगर वो ट्रिवियल फैक्ट है तो वो ज्यादातर केसेस में करेक्ट होता है, ज्यादातर केसेस में ट्रिवियल फैक्ट करेक्ट होता है। या तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो एक विंडो देती है, विंडो का मतलब यह है कि वो कह देगी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, कुछ इस तरीके से कह देगी। उसने कोई एक पर्टिकुलर ईयर मेंशन नहीं किया, उसने कोई पर्टिकुलर डेटा मेंशन नहीं किया, तो वो क्या है, वो विंडो मिल गई तो वो करेक्ट है। दूसरा क्या, ट्रिवियल डेटा। ट्रिवियल डेटा अगर उसने मेंशन कर दिया फिर वो करेक्ट होने वाला है, उसको क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर भी पेपर बना रहा है तो वो भी बैठ के कोई क्रॉस वेरीफाई कर नहीं रहा। जहां पर जिस रिसोर्स के थ्रू वो क्वेश्चन सेट किया जा रहा है उसमें वो मेंशन था, वही उठाकर आपको दे दिया गया। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने का और श्योर हो जाने का कि हाँ ये स्टेटमेंट मैं करेक्ट कंसिडर कर रहा हूं या इनकरेक्ट कंसिडर कर रहा हूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये 11 टेक्निक्स हैं जो संडे को जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। याद रखिएगा, सबसे पहले अपनी पढ़ाई, जो भी आपने कुछ कवर किया, जो भी आपने पढ़ा है उस पर भरोसा रखिए, बिलीफ रखिए अपनी नॉलेज पर, अपनी मेहनत पर। और उसके बाद जब 40, 50, 60 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं
और अब आपको लग रहा है कि नहीं, अब और क्वेश्चन मुझे शॉर्ट आते नहीं है, तो फिर आप ये सारी की सारी टेक्निक्स जो है इनको अप्लाई करना शुरू कीजिए और देखिएगा 10 से 15 मिनिमम ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मिनिमम, जहां पर आप आंसर को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। 4-5 क्वेश्चन तो यहीं से आ जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी से, वो करेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, सम वाली स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाया था ना, वहां से करेक्ट हो जाते हैं। एलिमिनेशन में कई बार नन या फिर ऑल इस टाइप की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे इस प्रीलिम्स एग्जाम को डेफिनेटली क्वालिफाई करना। ऑलराइट, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अप्लाई कीजिएगा, और वैसे मैंने क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ अप्लाई करवाया भी है। जो रेगुलरली मेरे साथ जुड़े हैं उनको तो ज्यादातर टेक्निक्स के बारे में पता ही होगा, क्योंकि हमने क्लास में इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निक आ ही जाती है। जो नए बच्चे हैं, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आपको 30 डेज इनिशिएटिव मिल जाएगा पॉलिटी का और ऑल सब्जेक्ट का, आप उसको देख लीजिए। उसमें सारी की सारी हमारी क्लासेस हैं, और उन सारी क्लासेस में ट्रिक्स टेक्निक्स रेगुलर बेसिस पे हमने अप्लाई की है। सो आई एम श्योर संडे को जब पेपर देने जाएंगे वो पेपर आपको इजी लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं और यहां तक आ गए हैं, तो आप हमारे साथ बैचेस में भी जुड़ सकते हैं। बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना यूपीएससी टॉपर्स हब की वेबसाइट पर। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे, आप वेबसाइट पर लॉग इन करेंगे, तो आपके सामने सारे के सारे बैचेस यहां पर आ जाएंगे। फाउंडेशन बैच से लेकर मेंटोरशिप, पीएसआईआर ऑप्शनल, ये सब आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप मेंटोरशिप और फाउंडेशन बैच दोनों कंबाइन लेना चाहते हैं, उसके लिए कॉम्बो ऑफर है। अगर आप फाउंडेशन बैच और पीएसआईआर बैच एक साथ लेना चाहते हैं, उसके लिए भी कॉम्बो ऑफर है। अगर आप इंडिविजुअली बैचेस लेना चाहते हैं, तो फाउंडेशन बैच, पीएसआईआर का बैच, मेंटोरशिप का बैच अलग से भी अवेलेबल है। जिस भी बैच में एनरोल करना हो, आप एक्सप्लोर कोर्स पर जाइएगा। एक्सप्लोर कोर्स पर जाएंगे, सारी डिटेल आ जाएगी। इनरोल नाउ पर जाएंगे तो वो आपसे साइन अप करवाएगा। एक बार साइन अप कर लीजिएगा वेबसाइट पर, और उसके बाद आप हमारे साथ जिस भी बैच में चाहे उस बैच में जुड़ सकते हैं, और 2026-2027 की अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे आपसे दोबारा एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।